नमस्कार दोस्तों, वसुंधरा दीप के फेसबुक पेज पर मैं भरत साहब का स्वागत करता हूं। आज मैं ऐसी शख्सियत से आपको मिलाने जा रहा हूं जिसने कोरोना काल में ऐसा काम किया है शायद भारतवर्ष के किसी विधायक ने पहले नहीं किया। वो काम है आप पीपीई किट पहनकर कोरोना से जो पीड़ित मरीज़ थे उनके बीच में गए, उनकी परेशानियों को जाना और कहीं ना कहीं उनके लिए काम किया। ऐसा हिम्मत दिखाने वाला विधायक हमारे साथ मौजूद हैं। वो हैं राजेश शुक्ला जी, किच्छा विधायक हैं, लगातार अपने क्षेत्र में काम करते हैं, कहीं ना कहीं किच्छा के विकास पुरुष भी माने जाते हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं। अब विधायक जी, सबसे बड़ी बात है कि कोरोना काल से लोग डर रहे थे, लेकिन आप ही एकमात्र ऐसे विधायक थे कि सबसे पहले पीपीई किट पहनकर आप कोरोना के जो मरीज़ थे उनके बीच में गए, उनकी समस्याओं को जाना। तो क्या आपको डर नहीं लग रहा था? संक्रमण फैलने का जिस तरह से खतरा था उसके बावजूद भी आप पीपीई किट पहन कर गए, क्या कहना चाहेंगे? देखिए भरत जी, जो लोग सार्वजनिक जीवन को चुनते हैं, चाहे आप हों चाहे हम, पत्रकारिता में भी और राजनीतिक जीवन में भी तमाम खतरे होते हैं। और अगर हम खतरों से डर गए, खतरों से सावधान रहना चाहिए, बचाव करना चाहिए, अगर हम डर गए तो फिर हम अपने पेशे के साथ न्याय नहीं कर सकते। एक राहत इंदौरी साहब का शेर है कि लोग हर मोड़ पर रुक रुक के संभलते क्यों हैं, लोग हर मोड़ पर रुक रुक के संभलते क्यों हैं, इतना डरते हैं तो फिर घर से निकलते क्यों हैं। तो अब डर कर नहीं होता, हाँ सावधान रहना चाहिए, बचाव करना चाहिए। और मुझे जब लगातार सुनाई दे रहा था कि मेडिकल कॉलेज में कुछ दिक्कतें लोगों को आ रही थी, टॉयलेट्स ठीक नहीं थी, वेंटिलेटर काम नहीं कर रहे थे, मरीजों को असुविधा हो रही थी, उनके साथ परेशानियाँ हो रही थी, उनको अटेंड करने लोग नहीं थे, डॉक्टर्स की कमी थी, तो मैंने पहले प्रॉपरली उस मामले को सभी के सामने उठाया, अधिकारियों के सामने उठाया, उच्च अधिकारियों के सामने उठाया, प्रभारी मंत्री के सामने उठाया। लेकिन उन लोगों के प्रयास से कुछ चीज़ें सुधरी भी, लेकिन फिर भी बहुत दिक्कतें थी, क्योंकि मौके के लोग शासन प्रशासन को गलत सूचनाएं दे रहे थे। मतलब यहाँ तक स्थिति आ गई थी कि टॉयलेट इतने ख़राब थे, इतने चौकड थे, जबकि नए टॉयलेट थे, वो सफाई ना होने से कि लोगों को टॉयलेट अपने खाने के बर्तनों में करके जमादारों को देनी पड़ रही थी। ऐसी सूचना मुझे मिली, तो उसको गंभीरता से लेकर के मैं तब गया उसमें। उस दिन 14 मई था और उस दिन कोरोना पीक पे था। आपको याद होगा 10 से 20-22 मई तक बहुत पीक पीरियड था। तो उसमें मैं अपने को रोक नहीं पाया और मैं गया और मैं जाके लगभग वहाँ 200-250 मरीजों से मिला हूँगा। सबसे मैंने मिला, उनको हिम्मत बढ़ाई, उनकी बातें सुनी, और जिन डॉक्टरों ने, जिन नर्सों की उन्होंने तारीफ़ की, जिन्होंने अच्छा काम किया था, मैंने उनको अप्रिशिएट किया, उनको सैल्यूट किया। और जो दिक्कतें थी, जैसे इन वेंटिलेटर में कहीं पाइप नहीं था इसलिए रोक रखा था, या अपने वेंटिलेटर कहीं और दे दिए गए थे प्राइवेट अस्पतालों में, या टॉयलेट चौक थी, या और कुछ दिक्कतें थी, तो उन दिक्कतों को भी समझा और उसका वहीं बैठ के फिर उसका समाधान कराया। मेरे जाने के बाद और भी जनप्रतिनिधि गए और उसकी स्थिति सुधरी। मुझे खुशी है, अभी जब मुख्यमंत्री जी आए थे तो वहाँ सबने तारीफ़ की और अच्छा हुआ। ये हम सब जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारी है कि हम जाएं, जनता के बीच जाएं, जनता जिस हाल में हो हम उस हाल में उनके साथ खड़े हों। क्योंकि चुनाव हम वादा करते हैं उनसे कि आपके हम साथी रहेंगे, आपके सहयोगी रहेंगे, और रात के 12 बजे या दिन के 12 बजे आप जिस हाल में होंगे, मेरा फ़र्ज़ था कि मैं उनके लिए जाऊं, खड़ा हूं। और मुझे खुशी है कि मैं वहीं नहीं, कोविड केयर सेंटर्स पे भी गया। सूरजमल जो हमने 100 बेड का एक कोविड केयर सेंटर बनाया था, वहाँ भी हमारे बहुत से पेशेंट्स, मैं उनसे मिल के आया, उनकी स्थिति देख कर आया। और अच्छा होता कि अधिकारीगण भी मुझसे पहले वहाँ अगर अंदर गए होते तो शायद जो स्थितियाँ बनी उससे कुछ और अच्छी स्थितियाँ होती। विधायक जी, कहीं ना कहीं लोगों ने इसको राजनीतिक चश्मे से भी देखा, कहा जाए आप, क्योंकि जिस तरह से मेडिकल कॉलेज की स्थापना काफ़ी समय पहले हो गई थी, उसके बाद आपने इसको उभारने के लिए काफ़ी काम किए, CSR फंड से भी पैसा दिलाया आपने, और इसके अलावा कई जो सेंट्रल गवर्नमेंट से भी आपने पैसा दिलाया, कई काम आपने यहाँ पर किए। लेकिन लोगों ने इसे राजनीतिक चश्मे से देखा कि आप रुद्रपुर क्षेत्र में क्यों इतने एक्टिव हो गए? नहीं, देखिए क्या है कि ये मेडिकल कॉलेज पहले से रुद्रपुर में घोषित था कि यहाँ बनना था, और थोड़े बहुत पैसे उसमें खर्च भी हो गए थे, करीब 30-35 करोड़ रुपए लग चुके थे। लेकिन ये पिछले 19 सालों में 30-35 करोड़ रुपए कुल लग पाए थे, और इसमें करीब 400 करोड़ रुपए की और आवश्यकता थी। तो मैं स्टेट गवर्नमेंट के पास गया, मैं वहाँ उनसे बात की, उनको लगा कि साहब इसमें हमारे पास बजट नहीं है। तो मैं भारत सरकार में गया, भारत सरकार ने कहा कि यदि आप अपना अस्पताल वाला पोर्शन पूरा कर लें तो बाकी हम 350 करोड़ दे देंगे। तो अस्पताल का पोर्शन पूरा करने के लिए भी हमें कम से कम 40 करोड़ की आवश्यकता थी, 20 करोड़ की आवश्यकता थी। तो उस 20 करोड़ में 2 करोड़ हमको राज्य सरकार से मिले, और 18 करोड़ रुपए मैंने CSR फंड से, जो REC है, जो रूरल एनर्जी कॉरपोरेशन है, उन्होंने हमें इसमें दिए। मैंने उसमें प्रयास किया।
तो अस्पताल वाला पोर्शन पूरा हो गया। अब हमको 345 करोड़ भारत सरकार से मिल गया है, जिसको हम 1 साल के अंदर अंदर इसको हम पूरा कर लेंगे। लेकिन मैं कहना चाह रहा हूँ कि चूँकि पहले से एक अस्पताल एग्जिस्टिंग मेडिकल कॉलेज घोषित था और वहाँ ज़मीन भी तय हो गई थी और उसमें कुछ पैसा खर्च हो गया था, उसी को बनाया जा सकता था और वो रुद्रपुर में था। तो मैं सिर्फ इसलिए वहाँ काम ना करता कि एक इच्छा में नहीं, इसलिए मेरी जिम्मेदारी नहीं है। मुझे लगा कि एक मेडिकल कॉलेज अगर बन के खड़ा होगा तो सिर्फ रुद्रपुर के लिए नहीं, केवल उधम सिंह के लिए नहीं, बल्कि हमारे उत्तराखंड के ही लिए नहीं, बल्कि उत्तराखंड के पड़ोसी जो हमारे यूपी के भी कई ऐसे ज़िले हैं, क्षेत्र हैं जहाँ रामपुर है, कई ऐसे लोग हैं जहाँ नहीं है सुविधा, उन सबको काम सुविधा मिलेगी, सबको इलाज मिलेगा और मानवता के दृष्टिकोण से भी बड़ा काम होगा। तो मैंने इसीलिए इसको विधानसभा के चश्मे से नहीं देखा और राजनीति में इसमें कोई दूर दूर तक मतलब नहीं है। मुझे दुख हुआ कि बाद में कुछ लोगों ने इसमें नाम की भी राजनीति करी। अरे भाई, उस समय कांग्रेस सरकार थी, हरीश रावत जी मुख्यमंत्री थे, वो मेरे पिताजी जिन्होंने तराई बसाई थी उनके जन्म शताब्दी में आए थे और आकर अगर उन्होंने वहाँ अपना बड़ा मन दिखाया और उन्होंने उनके नाम पर एक मेडिकल कॉलेज बनाने जो बन रहा था उसके नाम रख दिया, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के नाम पर रख दिया। और अगर पार्टी की बात करें तो पंडित राम सुंदर शुक्ला जीवन भर कांग्रेसी रहे, एक क्षण को कांग्रेस नहीं छोड़ी उन्होंने, और कांग्रेसी थे, साथ साथ में सेनानी के नाते उन्होंने इस तराई को बसाने का काम किया था। यदि उनके नाम पर किसी सरकार ने रख दिया हो तो जिला पंचायत जिसका कोई उसे कंसर्न नहीं था, कोई उसका संदर्भ नहीं था, जिला पंचायत का कार्यक्षेत्र नहीं था, उनको एक तो उसको नाम बदलने जैसा काम का प्रस्ताव नहीं करना चाहिए था, क्योंकि वो उनका अधिकार क्षेत्र नहीं था। दूसरा, मुझे गुस्सा इसलिए आया कि जब मैं गया तो उन्होंने ये कह दिया कि आप इस बैठक में कैसे आ गए, जबकि हम एंटाइटल्ड हैं, हम प्रिविलेज्ड हैं, हमारा विशेषाधिकार है कि हम जिला पंचायत की बैठक के पदेन सदस्य हैं। ऐसे हम ब्लॉक की बैठक के पदेन सदस्य हैं, हम नगर पालिका की बैठक के पदेन सदस्य जो हमारे क्षेत्र में होंगे, हमारे ज़िले में हम जिला योजना के में पदेन सदस्य हैं। क्योंकि जो योजना का जो भी आकार हो, चाहे वो राज्य योजना बन रही हो, चाहे वो जिला योजना बन रही हो, चाहे वो नगर की योजना बन रही हो, चाहे वो ब्लॉक की योजना बन रही हो, विधायक उस योजना के निर्माण में एक सरकारी सिस्टम के तहत एक संवैधानिक संस्था होने के नाते उसमें रहते हैं। तो एक संवैधानिक पद पर चुने व्यक्ति को कोई ये कहे कि आप कैसे बैठक में आ गए, तो सब गुस्सा आना स्वाभाविक है। लेकिन आपने अगर वीडियो देखा हो तो मैंने कोई अपशब्द नहीं बोले, कोई गाली गलौज नहीं की। हाँ, कड़े शब्दों में, भारी शब्दों में मैंने अपना रोष व्यक्त किया और अपनी बात कही। विधायक जी, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, अपनी बात हमने बिल्कुल अच्छे तरीके से सामने रखी। लेकिन क्या वजह है कि आपकी पार्टी से जुड़े हुए हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष आपकी पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं, क्यों आपको घिरने की कोशिश कर रहे थे जिला पंचायत अध्यक्ष? क्या मानते हैं कहीं ना कहीं आपको घिरने की कोशिश कर रहे होंगे? आपके पिताजी के नाम पर था, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, पूरी ये लड़ाई मीडिया में छाई रही, पूरी चर्चा का विषय बनी रही। क्या मानते हैं आपकी इस तरह की लड़ाई में आपकी पार्टी के लोग ही आपके पीछे पड़ गए? मुझे लगता है कि जिस तरीके से उन्होंने बयान दिया, उसके बाद फिर कांग्रेस के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री तिलकराज जी का बयान भी आया उनके समर्थन में। पहले भी तिलकराज जी ने, जब उनकी मूर्ति लग रही थी पंडित राम सुंदर शुक्ला जी की, तो उन्होंने उसका विरोध किया था। तो मुझे लगता है हो सकता है कि कोई इन लोगों के आपस में बातचीत हुई है, भगवान जाने। वैसे तो मेरा उनसे कोई व्यक्तिगत विरोध नहीं है, मैंने जिला पंचायत के चुनाव में भी उनकी मदद की थी और उन्होंने मेरे चुनाव में, जब हरीश रावत जी लड़ रहे थे तो उन्होंने भी मेरी मदद की थी। अगर उनको कोई गलतफहमी हुई कि भाई सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के नाम पर रखा जाए और उनको नहीं पता था कि क्या है क्या नहीं है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के नाम का हम लोग सम्मान करते हैं। किच्छा का अस्पताल पहले से सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के नाम पर है। मैं वहाँ एक बहुत अच्छा मॉडल डिग्री कॉलेज बना रहा हूँ, मैं इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना रहा हूँ, हम इंडस्ट्रियल कॉरिडोर वहाँ बना रहे हैं। हम किच्छा में कई चीज़ें रख सकते हैं। लेकिन अगर राजनीति की बात है तो मैं भी सवाल पूछ सकता हूँ कि भाई आप पिछले 20 वर्षों से जिला पंचायत के सदस्य हैं, कांग्रेस में भी रहे, भाजपा में भी रहे, तो आपने सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर क्या क्या किया आज तक? मुझे अच्छी तरह याद है कि तिलकराज जी जब मंत्री थे और आवास विकास में उस समय राजकुमार ठकुराल जी चेयरमैन थे और उन्होंने एक पार्क का नाम सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के नाम पर रखा और संतोष गंगवार जी को उसका उद्घाटन करने के लिए बुलाया था। भरत जी, आपको अच्छी तरह याद होगा कि वहाँ पर एक पत्थरों का संग्राम होता, पूरी बकवाल हुई थी, मीडिया कैमरे टूट गए थे। तो अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल के प्रति इतना आदर है तिलक जी के मन में, तो तिलक जी को उसका उस समय इतना क्यों विरोध कर रहे थे? मुझे लगता है कि राजनीति में कई बार अपने दल में भी प्रतिस्पर्धा होती है, आगे बढ़ने की होड़ होती है। कई बार हम एमएलए हैं, हमारे और साथी भी चाहते हैं हम एमएलए बन जाएं, कोई बड़ी बात नहीं है, वो आगे बढ़ें, जहां हमारा विरोध करना राजनीतिक विरोध भी करें। लेकिन स्वतंत्रता संग्राम सेनानी या शहीद या हमारे बुजुर्ग जो नहीं हैं, 40 साल पहले मर गए, मुझे लगता है कि उनके नाम पर जो भी राजनीति करता हो या उसका विरोध करता हो, यह हल्की राजनीति है। विधायक जी, ये भी माना जा रहा था कहीं ना कहीं पर्दे के पीछे एक मंत्री का हाथ भी था इसमें। अब मुझे तो इसकी कोई ऐसी जानकारी नहीं है, लेकिन भरत भाई कह रहे हैं, वसुंधरा दीप कह रहा है, तो हो सकता है भाई जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। आप लोगों की जानकारियाँ अच्छी होती हैं।
तो अगर आप कह रहे हैं तो मैं इस एंगल से देखूंगा इसको, लेकिन अभी तक मैंने ऐसा नहीं सोचा था। विधायक जी, बहुत अच्छी बात कही आपने। सबसे बड़ी चीज़ है, मैं मानता हूँ आपने बहुत अच्छा काम किया, पीपी किट पहन कर आप गए। लेकिन जहाँ तक बात की जाए, जो विधायक निधि में सरकार द्वारा, मुख्यमंत्री जी द्वारा कोरोना काल में खर्च करने के लिए पैसे थे, कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि विधायक लोग पीछे रहे। नहीं, कहीं पीछे नहीं है। ऐसा है कि हम लोगों को पिछले साल भी 1 करोड़ रुपये हमारे विधायक निधि के पूरे राज्य में खर्च हुए कोरोना के लिए, और इस साल भी 1 करोड़ रुपए की बाउंडेशन की गई है कि 1 करोड़ रुपए अपने क्षेत्र के स्वास्थ्य सेवाओं में खर्च करें। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि 15 लाख रुपए पिछले साल जो हमने अलग से दिए थे 1 करोड़ के अलावा, उसमें हमने किच्छा में एक नई एम्बुलेंस और दे दी थी। एक एम्बुलेंस मैं अपनी ओर से भी चलाता हूं, मेरे पिताजी के नाम पे एक ट्रस्ट है, उसकी ओर से मुझे हंस फाउंडेशन ने डोनेट की है और मैं उसे चलाता हूँ। तो एम्बुलेंस की वहाँ आवश्यकता थी नहीं। हाँ, वहाँ इस बात की आवश्यकता थी कि हम एक कोविड केयर सेंटर बड़ा बनाएं, तो मैं तत्काल वहाँ 100 बेड का बनाया। उसमें 32 हमने ऑक्सीजन कंसनट्रेटर और जंबो 50 सिलेंडर्स की व्यवस्था करी। जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं वहाँ भी ये व्यवस्थाएं करी। हमने अपने CHC के और दोनों PHC के जो हमारे डॉक्टर्स हैं उनके साथ बैठक करके हमने उनसे ये कहा है कि आपको जो जो चीज़ें कम हैं यहाँ 1 करोड़ रुपये तक की जो चीज़ें आपको मंगानी हैं वो मैं करने को तैयार हूँ। और उन लोगों ने कवायद करके पूरी एक सूची बनाई है कि उन्हें क्या क्या चाहिए। तो हम एक तो वो 1 करोड़ रुपए से हम वो कर रहे हैं, चूँकि उनकी ओर सूची आने में देरी हो गई, और जब वो सूची आ जाएगी कितने से, क्योंकि हम टेक्निकल नहीं, हमें नहीं पता कि डिजिटल एक्सरे वहाँ कौन चलाएगा है कि नहीं है और आवश्यकता है कि नहीं है। तो अल्ट्रासाउंड हमने वहाँ लगवाया है और क्या क्या चाहिए, एक लैब हम बना रहे हैं। तो हमने डॉक्टर्स को, CMO साहब को और अपने CHC के अधीक्षक को बोल दिया है, उन्होंने एक पूरी होमवर्क करके एक तैयार किया है और उसमें 1 करोड़ रुपए तक की निधि हमने उनको सैंक्शन कर दी है कि इसको आप बताइए कहाँ का खर्च करना है, हम दे देंगे। तो अपनी ओर से लोग कमी नहीं है, अभी वहाँ से आ रही है रिपोर्ट। दूसरी बात, उनकी ओर से भी कमी नहीं है, क्योंकि अभी CSR में बहुत लोग निकल कर आए हैं। तमाम इंडस्ट्रीज़ ने ऑक्सीजन जनरेटिंग प्लांट्स जो हमारे यहाँ भी 500 LPM का किच्छा में और कई जगह 1000 LPM का, कई जगह काशीपुर में, सब जगह देने की बात की है। हाँ, मैंने अपने यहाँ एक निर्णय और लिया है कि मेरा किच्छा का जो अस्पताल है वो 30 बेड का अस्पताल था लंबे समय से, पिछले 30-40 सालों से। तो मुझे लगता है कि अब किच्छा में, हालांकि पहले से महसूस हो रहा था, लेकिन अब किच्छा को बड़ा अस्पताल होना चाहिए। तो जो हमारा पुराना कैंपस है तहसील का और रजिस्ट्रार ऑफिस का और जो खेल मैदान है, इन सबको जोड़कर वहाँ 7.5 एकड़ ज़मीन है और हमने प्रपोज किया है कि 7.5 एकड़ ज़मीन में 150 बेड का उप जिला चिकित्सालय बना दिया जाए। और ये जो ऑफिसेस हैं, चूँकि हमको 80 एकड़ ज़मीन पीछे आगे वहाँ खुरपिया की बाउंड्री मिल गई है बंडिया में, तो वहाँ हम सारे ऑफिस, जहाँ हम मॉडल डिग्री आज बना रहे हैं, वहीं हमें सारे ऑफिस ले जा रहे हैं। तो ये ऑफिस वहाँ भी जा सकते हैं, वहाँ हमने ज़मीन अलॉट कर दी है। लेकिन इस पोर्शन को जो शहर के बीच है, इसको हम अस्पताल के रूप में विकसित करने जा रहे हैं। इस पर भी हमने होमवर्क शुरू कर दिया। विधायक जी, बहुत अच्छा प्रयास है। कहीं ना कहीं मैं कई लोगों से मैंने बात की, क्योंकि जब आप आ रहे थे तो मैंने कई लोगों से, आपके शहरवासियों से मैंने बात की, तो कहीं ना कहीं इस बात को लेकर कह रहे थे कि जो अस्पताल है 10 सालों में आपने कुछ नहीं किया, लेकिन एक बड़ी उपलब्धि आपने बता दी कि उसको एक बड़ा उच्चीकृत करने जा रहे हैं। बहुत किच्छा वालों के लिए बहुत अच्छी खबर है। अब विधायक जी, सबसे बड़ी चीज़ है कि आप आते हैं लगातार, कहीं ना कहीं किसी न किसी मुद्दे को लेकर अपने मुख्यमंत्री से मिलते हैं। आप ऑफलाइन राशन कार्ड को लेकर भी मुख्यमंत्री से मिले थे। किस तरह की उम्मीदें आपको लगती हैं, क्या राशन मिल पाएगा जो ऑफलाइन राशन कार्ड जिनका है? नहीं, पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो अभी आपने कहा कि 10 साल मैंने वहाँ कुछ नहीं किया, ऐसा नहीं है। इन 10 सालों में वहाँ पिछले 25 सालों से सर्जन नहीं थे। मैं उत्तराखंड का सबसे ख्यातिलब्ध सर्जन उत्तरकाशी से लेकर आया और पिछले 2-3 वर्षों में उन्होंने कई हज़ार ऑपरेशन वहाँ किए हैं। जिस किच्छा अस्पताल को रेफरल सेंटर कहा जाता था, आज वहाँ 12 डॉक्टर्स हैं। और वही नहीं, जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हमारा शांतिपुरी है, जिसमें बहुत बड़ा लोड है लालकुआं बिंदु खत्ता तक का, और साथ साथ में जो हमारा नारायणपुर है जिसमें सब लोड है, इन पे डॉक्टर्स पिछले 20 सालों से नहीं थे। तो यहाँ मैंने डॉक्टरों की नियुक्ति कराई है, यहाँ पेशेंट की संख्या बढ़ी है। आज किच्छा अस्पताल का कोरोना महामारी से और बैग में चलिए तो बेड खाली नहीं मिलते थे, इतने हमने ऑपरेशंस किए हैं। तो ये कहना कि मैंने स्वास्थ्य सेवाओं में कुछ नहीं किया, ऐसा नहीं है। और हमने CSR के जरिए भी और अपनी गवर्नमेंट से भी, अपने जिला प्रशासन से भी समय समय पर वहाँ कई चीज़ें लगाई। अल्ट्रासाउंड मशीन वहाँ लगाई है, डिजिटल एक्सरे वहाँ लगाया है, और उस अस्पताल को आधुनिकीकरण में और उसके विस्तारीकरण में लगातार लगा हुआ हूँ। लेकिन महामारी में हम चाहते हैं उसमें ICU कम से कम 70 बेड का रहे, तो इसकी भी कोशिश की। और अभी टाटा ने भी हमको कंसेंट दी है कि हमें कुछ वेंटिलेटर दे रहे हैं, अभी ये भी उन्होंने सैंक्शन दिए हमें।
तो हम लगातार लगे रहते हैं। और स्वास्थ्य सेवाओं मेरा एक आप ही ने कहा, मुझसे अभी कहा कि आपने रुद्रपुर के मेडिकल कॉलेज बनाया, तो अगर स्वास्थ्य सेवाओं को मैं वरीयता नहीं देता, महामारी तो पिछले साल से आई है, लेकिन मैं तो पिछले 4-5 सालों से लगा हुआ था कि मेडिकल कॉलेज बन जाए, उसका पैसा मैं लेकर आया। इसका मतलब कहीं ना कहीं मैं ये मानता था कि मेडिकल और एजुकेशन, हेल्थ और शिक्षा, स्वास्थ्य और शिक्षा, ये 2 बेसिक चीज़ें हैं जिन पर फोकस हमेशा होना चाहिए। और मैंने भी अपने क्षेत्र में, चाहे डिग्री कॉलेज बनाने की बात हो, चाहे मेडिकल कॉलेज बनाने की बात हो, चाहे और विकास कार्यों की बात हो, मैंने हमेशा इन चीज़ों को फोकस किया। जिस तरह से वही ऑफलाइन राशन कार्ड की बात आ गई थी, वो रह गई थी, उसमें क्या? ऑफलाइन वाली पे आपने जो बात कही है, मैं बिल्कुल सहमत हूँ, क्योंकि अगर ऑफलाइन ऑनलाइन नहीं हो पाए, वह सिस्टम का दोष था, उसमें उन लोगों का दोष नहीं है। उन्होंने अप्लाई किया है, उन्होंने सारे कागज़ दिए हैं, हमारे सिस्टम में कुछ लोगों ने काम चोरी किया, गड़बड़ किया, उस वजह से ऑफलाइन लोग रह गए। तो इस बात को जब मैंने उठाया, मुख्यमंत्री जी ने बहुत गंभीरता से लिया और उसी दिन उन्होंने जिलाधिकारी को और जिला पूर्ति अधिकारियों को आदेशित किया है कि आप ये कोरोना काल के दौरान और जब तक इनके ऑनलाइन नहीं हो जाते, तब तक आप इन लोगों को भी, ऑफलाइन वालों को भी राशन देने की व्यवस्था करें। और एक काम हमने शुरू भी कर दिया। आज भी आप मेरे विधानसभा में चलिए तो जो ऑफलाइन लोग हैं उनके लिए हमने आज कई गाड़ियाँ राशन की रवाना की हैं, जो गाँव में बढ़ रही हैं। नगला क्षेत्र में कई परिवार के उजड़ने की बात आ रही है, इस मुद्दे को आपने बड़े तरीके से उठाया है। क्या वो लोग बिल्कुल आश्वस्त हो जाएं कि नहीं हटेंगे? देखिए, नगला पिछले 60-70 सालों से वहाँ बसा हुआ है और नगला राजस्व ग्राम भी है रिकॉर्ड्स में, लेकिन किसी कारण से नगला ग्राम पंचायत नहीं बन पाया। सन 70 के दशक में वहाँ कुछ लोगों ने प्रयास किया कि इसको ग्राम पंचायत बना दिया जाए, और उस समय के जिलाधिकारी ने एक रिपोर्ट भी की है शासन को कि नगला को ग्राम पंचायत का दर्जा दे दिया जाए। एक सेंसन दी उन्होंने, लिखते हुए कि यहाँ लोग काबिज हैं, हालांकि अनाधिकृत रूप से काबिज हैं, लेकिन काबिज हैं। देखिए, मेरा ये मानना है कि रेल चलनी चाहिए देश में, रेल की ज़मीन को बैठा उसको हटना चाहिए, पीडब्ल्यूडी भी होनी चाहिए, सड़क नहीं होगी तो कैसे काम चलेगा। लेकिन वहाँ एक त्रुटि ये हुई है कि जो रेल और सड़क के अलावा ज़मीन थी, वह भी कहीं गलती से बाद में, जो 1954 के नक्शे में तो नहीं है, लेकिन 70 के बाद कहीं गलती से वो खंती जो है पीडब्ल्यूडी में दर्ज हो गई है, और वर्तमान कागज़ों के आधार पर ही हाईकोर्ट ने फैसला कर दिया है। तो हम हाईकोर्ट के सामने उनका पक्ष रखने जा रहे हैं, सरकार की ओर से भी और अपनी ओर से भी, कि वह पीडब्ल्यूडी में जहाँ कोई अनाधिकृत कब्जा हो या रेल में कब्जा हो, हटा दिया जाए। लेकिन जो सरकार की यूजलेस ज़मीन में जो लोग बैठे हुए थे, उनको ना हटा करके हम उनको वहीं रेगुलराइज करें। और मुझे लगता है कि उससे बहुत थोड़े से लोग जो बिल्कुल ही सड़क में आ रहे होंगे, उनमें कुछ लोगों का भले थोड़ा बहुत अतिक्रमण हटे, लेकिन ज़्यादातर लोगों को हम उस फार्मूले से बचा सकते हैं, और उस काम में मैं लगा हुआ। विधायक जी, मैं आपको बड़े नज़दीक से मैंने देखा, क्योंकि मैं छात्र संघ राजनीति में भी आप कहीं ना कहीं आपके साथ रहा, सही चीज़ें रहीं, क्योंकि लगातार आपको मैं जानता ही हूँ, लगातार आपने बहुत काम किया छात्र राजनीति में। पहली बार ऐसा होता है, राज्यपाल भी आपकी वजह से मोतीलाल वोरा जी डिग्री कॉलेज में आए थे। कहीं ना कहीं आपकी राजनीतिक दूरदर्शिता तो है, इस बात से इनकार नहीं कर सकता। लेकिन सबसे बड़ी बात ये मानी जाती है कि सैनिटाइजन जो आपने शुरू किया किच्छा क्षेत्र में पिछले साल, रुद्रपुर में आप करने वाले थे, कई हो गए, आपने मेडिकल कॉलेज का काम किया, फिर वही बात बार आती है कि राजनीतिक चश्मे वाले जो लोग कहते हैं कि रुद्रपुर से आपकी बहुत ज़्यादा लगाव रहता है। मेरा ये मानना है कि रुद्रपुर में मेरा जन्म हुआ, रुद्रपुर मेरा कर्मस्थल रहा है। रुद्रपुर की एक ही विधानसभा थी जब मैं 2 बार लड़ा हूँ, 2002 में और 2007 के दोनों चुनाव में रुद्रपुर किच्छा के संयुक्त विधानसभा के रूप में लड़ा। मैं थोड़ी देर के लिए आपसे कहूँ, विधानसभा भी हटा दीजिए, रुद्रपुर शहर में मैं पढ़ा हूँ डिग्री कॉलेज में। मैं पंजाब यूनिवर्सिटी से पढ़ने के बाद मैंने यहाँ पढ़ा, छात्र संघ का अध्यक्ष रहा, जैसा आपने अभी कहा। तो शहर से लगाव होना तो कोई बुरी बात नहीं है। और किच्छा की विधानसभा की सारे विधानसभा का मैंने पिछले साल सैनिटाइजेशन जब कर लिया और मुझे पता चला कि रुद्रपुर में सैनिटाइजेशन नहीं हुआ है, तो मैंने यहाँ भी शुरू कर दिया। लेकिन दुर्भाग्य से उसी के अगले दिन मेरी भाभी जी का, जो हमारे भाई साहब विधायक हैं देवरिया में, कमलेश शुक्ला जी, उनकी पत्नी का देहांत हो गया था, जल के मर गई थी, बर्न हो गई थी। तो उस नाते फिर मुझे वो अभियान छोड़ना पड़ा। लेकिन भरत जी, यकीन मानिए कि ये जो सब काम हैं, ये कोई इसका राजनीतिक निहितार्थ नहीं है। मैं रुद्रपुर से ना विधानसभा चुनाव लड़ने का इच्छुक हूँ, ना मैं नगर पालिका का मेयर नगर निगम का मेयर लड़ने का इच्छुक हूँ, ना मुझे रुद्रपुर में कोई राजनीति करनी है। रुद्रपुर मेरा घर है, मैं रहता हूँ, किच्छा भी रहता हूँ, रुद्रपुर मेरी माँ रहती है, मेरे भाई रहते हैं, मैं यहाँ भी आता रहता हूँ, मेरी ज़मीन जायदाद है। तो रुद्रपुर से बचपन के साथी हैं, लेकिन लगाव है। और अगर हम सोशल वेलफेयर में अगर रुद्रपुर के लिए भी कुछ कर देते हों, या हम राजनीतिक रूप से भी, जो चीज़ किच्छा में नहीं हो सकती, जैसे मेडिकल कॉलेज रुद्रपुर में ही बना था, तो वो किच्छा बन नहीं सकता था इतने पास में।
हल्द्वानी से ही पास में प्रश्न थे, तो किच्छा कैसे बन जाता। तो इसलिए मैंने यहाँ बनाया, लेकिन किच्छा उप जिला चिकित्सालय बन सकता है, तो मैं उसके लिए लगा बना रहा हूँ। बार बार ये सवाल आता है कि आप रुद्रपुर में मेरी पार्टी का विधायक है, कर्मठ है, मेहनती है। हमारे सम्मानित जिला अध्यक्ष जी हैं, वो भी काफ़ी कर्मठ हैं, वो भी कई बार इच्छा रखते हैं और लोग भी रखते होंगे। अब पार्टी के हाईकमान का निर्णय है कि वो किसको देगी, लेकिन मैं तो ऑलरेडी किच्छा से एमएलए हूँ, तो अगर मुझे पार्टी किच्छा में दोबारा टिकट देगी तो मैं तो वहीं से लड़ना चाहूँगा, नहीं देगी तो जिसको देगी उसे लड़ूंगा। रुद्रपुर से मिलती है टिकट तब? मेरे ख्याल से अगर पार्टी ऐसा सोचेगी तो क्यों सोचेगी, क्या सोचेगी, पार्टी जो सोचेगी करेंगे। लेकिन ऐसा भी पार्टी की ओर से कोई संकेत ना मुझे मिला है, ना किसी को मिला है, ना ऐसा हमारी कोई इच्छा है, ना ऐसा कोई हमारी मांग है। अगर पार्टी को कहीं लगे कि मुझे हल्द्वानी लड़ना चाहिए, या मुझे उत्तरकाशी लड़ना चाहिए, या मुझे अल्मोड़ा लड़ना चाहिए, मुझे पिथौरागढ़ लड़ना चाहिए और मेरी क्षमता होगी लड़ने की, तो मैं हाँ कहूँगा, नहीं तो मैं मना कर दूँगा। विधायक जी, बहुत अच्छी बात आपने कही है कि पार्टी जैसा कहेगी आप वो करेंगे। विधायक जी, कहीं ना कहीं जनहित के मुद्दे को लेकर आप आक्रामक हो जाते हैं। सबसे बड़ी चीज़ है कि आपकी सत्ता रहती है, उसके बावजूद भी आप धरने प्रदर्शन में बिल्कुल विश्वास रखते हैं, क्योंकि मैं शुरू से आपकी छवि ये रही है कि कहीं ना कहीं हक पाने के लिए, जनता का हक दिलाने के लिए आप लड़ाई तो लड़ते हैं, लेकिन सत्ता में रहते हुए भी आप पूरे तरीके से सत्ता के खिलाफ हो जाते हैं। नहीं, मैं कभी सत्ता के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन मेरा ये मानना है कि जो जनप्रतिनिधि होते हैं, सांसद और विधायक, वह जनता के प्रतिनिधि होते हैं, और सरकारें, चाहे भारत सरकार हो या राज्य सरकार, वह अपने सांसद और अपने विधायक के प्रति जवाबदेह होती है। क्यों? क्योंकि विधायक राजेश शुक्ला के प्रति नहीं, उस जनता के प्रति जिसने राजेश शुक्ला को चुना है। तो सरकार से अगर ऐसा होता तो फिर हम सरकार से सवाल क्यों पूछते हैं? हम लोग विधानसभा के अंदर, हमें अधिकार है कि हम सरकार से सवाल पूछते हैं, और कई बार ऐसे सवाल पूछते हैं कि हम जानते भी हैं कि सरकार इस सवाल को शायद जवाब ना दे पाए, या घिर सकती है, या परेशानी पड़ सकती है, लेकिन इसलिए पूछते हैं कि हमारा पहला जो कर्तव्य है, जो हमारी पहली जिम्मेदारी है, वो उन लोगों के प्रति है जिन्होंने हमें चुनकर भेजा है। तो अगर हमें लगता है कि इनके हित में ये सवाल पूछना ज़रूरी है, तो सवाल हम पूछते हैं, चाहे हमारी सरकार हो चाहे कोई सरकार हो। और ऐसे ही जिस विषय को उठा करके मान लीजिए मेरे क्षेत्र की जनता को राशन नहीं मिल रहा है और गलती अधिकारी कर्मचारियों के वो ऑनलाइन नहीं कर पाए, तो मैं खाली इसलिए सवाल ना उठाऊं कि मेरी सरकार है, तो फिर वो जनता के साथ न्याय नहीं है। अगर मेरे मेडिकल कॉलेज में वेंटिलेटर काम नहीं कर रहा और लोग मर रहे हैं, या लोगों को इलाज नहीं मिल पा रहा है, और मेरे वहाँ जाने से वो चीज़ ठीक हो सकती है, तो मैं खाली इस डर से ना जाऊं कि यार मेरी सरकार है और सरकार की बदनामी होगी। तो सरकार की बदनामी इसलिए नहीं होगी कि सरकार के सिस्टम को, काम को देखना भी जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारी है। हमारे सवाल उठाने से कई बार सरकार संज्ञान लेती है और चीज़ें ठीक होती हैं, तो सरकार की वाहवाही भी होती है। कहीं ना कहीं देखिए, तत्कालीन मुख्यमंत्री थे हरीश रावत जी, आपने उनको हराया, बहुत संघर्षपूर्ण चुनाव था और संघर्षपूर्ण स्थिति में आपने उनको हराया, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी माना जा रहा था कि आप मंत्री पद के दावेदार भी थे, और जो सेकंड टर्म में जो मुख्यमंत्री बदले उसमें भी चर्चा थी कि कहीं ना कहीं आप मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन क्या कहीं नाराज़गी आपकी क्या दिखता? मैंने कभी कोई ऐसा आवेदन कहीं नहीं दिया कि मुझे मंत्री बनाया जाए, और ये आवेदन का विषय भी नहीं है। ये पार्टी को बहुत चीज़ें देखनी पड़ती हैं, बहुत से समीकरण देखने पड़ते हैं, किस क्षेत्र से कितने मंत्री पहले से हैं, कौन सा क्षेत्र छूट रहा है, कौन सी जाति के लोग हैं, कौन से कहाँ छूट रहे हैं, उन सारे परिप्रेक्ष्य में सरकार निर्णय लेती हैं। और मुझे लगता है कि अगर मेरा नंबर नहीं आया होगा, नहीं आ पाया होगा, तो इसमें पार्टी का भी दोष नहीं है, किसी और दोष नहीं, मेरा ही दोष है कि मैं उस लायक नहीं रहूँगा। मुझे अभी और ज़्यादा अपने को सुधारने की, और अच्छा और मेहनती और कर्मठ बनाने की आवश्यकता हो सकती है। या ये भी हो सकता है कि क्या पता मेरे लिए कुछ और भूमिका लिखी हो, भविष्य में हो सकता है कि मुझे कोई और जिम्मेदारी देने की भी इच्छा रखती हो पार्टी। तो अगर हम किसी पार्टी में काम करते हैं तो हमें अपने काम के प्रति ईमानदारी से काम करना चाहिए, और बाकी प्रभु पर और पार्टी के हाईकमान पर छोड़ देना चाहिए कि वो जो करते होंगे ठीक करते होंगे। जो क्या ठीक किया, मैं आपके चैनल बैठ के कह दूँ कि मेरी तो इच्छा ही नहीं थी, ऐसा भी नहीं है। हर राजनीतिक व्यक्ति की महत्वाकांक्षा होती है, जीवन में आगे बढ़ना चाहता, और इसमें कोई दोष भी नहीं है। मैं समझता हूँ कि मैंने जो पढ़ाई लिखाई अपने छात्र जीवन में की, मैं कृषि का विद्यार्थी रहा पन्ना यूनिवर्सिटी से, और वहाँ अच्छे नंबरों से मैंने वहाँ से पास आउट किया था, और एक 31 साल का मेरा संघर्ष भी हो गया। मेरा भी अनुभव है, तो निश्चित रूप से अगर मुझे भी कोई जिम्मेदारी मिलती तो मैं उसको और अच्छे से करके दिखा सकता था। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि जिनको मिले कुछ नहीं कर रहे हैं। जो हमारे साथी इसमें मिनिस्टर हैं, सब अच्छा काम कर रहे हैं, सब बढ़िया काम कर रहे हैं, और भरत जी आपकी शुभकामनाएं रहेंगी, और मेरे इस भाग्य में रहेगा तो हो सकता है कहीं मंत्री बन के भी आपके इस चैम्बर में इंटरव्यू देने आएँ। विधायक जी, सबसे बड़ी चीज़ है, पिछले बार से किच्छा विधानसभा हॉट होती जा रही है। पिछली बार तत्कालीन मुख्यमंत्री को आपने हराया,
अब पूर्व स्वास्थ्य मंत्री आपके सामने आ रहे हैं, किस रूप में लेंगे इस लड़ाई को? कहाँ हॉट होती जा रही? पिछली बार आपने हॉट किया मुख्यमंत्री तत्कालीन भेज के, अब तो आप बिल्कुल निपटे निपटाए लोगों को भेज रहे हो जो 25-25 हज़ार से 30,000 वोट से हार गए हैं। अब इनके जाने से क्या हॉट होगा? बासी कढ़ी में क्या उबाल आएगा आप बताइए? कोई नौजवान, कोई बिल्कुल एनर्जेटिक कोई नया व्यक्ति आता तो मुझे लगता कि क्या पता मुझे चैलेंज करेगा। अब जिन पर पहले ही मोहर लगी हुई है कि ये कुछ नहीं करते, फेल हैं और अपनी जनता के प्रति जवाबदेह नहीं रहते, जनता के साथ खड़े नहीं होते, दंगे में भी चाहे जिसकी तरफ खड़े होते कहीं तो खड़े होकर लोगों को डॉक्टर बनाते। दंगा हुआ इस शहर में, उस समय आपको याद होगा कैसे यहाँ माहौल ख़राब किया गया, और जिन लोगों ने ख़राब किया ना तो पार्टी वोट बैंक के कारण इनका विरोध कर पाए, ना शहर वालों को बचाने आ पाए। तो ऐसे लोगों से जो लोग अपने मिनिस्टर रहते हुए सब कुछ करते हुए कुछ विशेष नहीं कर पाए। अब स्वास्थ्य मंत्री थे, यही मेडिकल कॉलेज बन रहा था, चाहते तो उन्हीं की ड्रीम प्रोजेक्ट था, चाहते तो उसको लड़ झगड़ के पैसे ले लेते। तिवाड़ी जैसा मुख्यमंत्री था, उदार, पैसे ले लेने चाहिए थे, लेकिन आप 5 साल मिनिस्टर रह के नहीं ले पाए, उसके बाद भी आप MLA रहे नहीं ले पाए। इसका किच्छा जहाँ आज आप जाना चाहते हो वहाँ एक इतना पुराना अस्पताल था, आप हेल्थ मिनिस्टर थे, उसी को 100 बेड कर दिया होता, वहाँ कुछ सुविधाएँ कर दी होती, अब वो भी नहीं कर पाए। तो जब आप कुर्सी पर रहते कुछ नहीं कर पाए और इतने साल राजनीतिक जीवन में कुछ नहीं कर पाए, जब आप युवा थे एनर्जेटिक तब नहीं कर पाए, तो अब तो अवसान है, अब तो उम्र की ढलान भी शुरू हो गई है भाई। 60 के बाद रिटायरमेंट की लाइफ आ जाती है, 65 के बाद। तो उनसे बहुत उम्मीदें लोगों को नहीं है, और ऐसा कोई हॉट सा नहीं लग रहा मुझे। हॉट तब लगता जब अब मुझे लगता था राहुल गांधी जी आएंगे इस बार, क्योंकि अब हरीश रावत से बड़ा नेता तो वही है। अब हरीश रावत से छोटे नेताओं को भी आप कहो कि हॉट हो रहा है तो मुझे नहीं लगता। यानी आप मानते हैं कि कहीं कुछ चुनाव एकदम से आपके पक्ष में रहेगा और माहौल बना रहेगा? नहीं, मेरे को चिंता भी ये हो रही है कि अब वहाँ से हारने बाद कहाँ भागेंगे भाई साहब हमारे। अब क्या बहेड़ी निकलेंगे कि वहाँ मुसलमान और ज़्यादा हैं? भाई किच्छा रुद्रपुर में कम है, किच्छा मुसलमान ज़्यादा है, चलो किच्छा चलते हैं। हरीश रावत जी पिथौरागढ़ में काम नहीं किया, वहाँ मुसलमान बहुत हैं, चलो किच्छा चलते हैं। अब मान लो लोग किच्छा से भी हार जाते हैं तो फिर अब ये गिनती गिनेंगे, अब कहाँ वायनाड जाएंगे क्या जैसे राहुल की तरह? तो फिर अब वायनाड नहीं जा सकते, चलो बहेड़ी चलते हैं, बहेड़ी में ज़्यादा हैं। तो मुझे लगता है कि अगली बार बेहड़ और बहेड़ी का भी मुझे कुछ शब्दों का कुछ मेल लग रहा है, तो हो सकता है अगली बार बहेड़ी में ना कहीं निकलने हमारे भाई साहब। इसलिए मैंने यही कहना चाहूँगा कि हार जीत होती रहती है, लेकिन आदमी जिस क्षेत्र की जनता ने हमको वोट दिए हैं, हमारा साथ दिया है, हार गए तो क्या हो गया? मैं भी तो हारा था, लेकिन हारने के बाद मैं उनकी सेवा में लगा रहा, फिर जीता भी। आप भी अगर यहाँ हार गए और सेवा करिए और लोगों का विश्वास जीतिए, क्या पता अगली बार जीत जाएँ। आप भागोगे तो एक तरफ आप कहते हो मैं शेर हूँ तो आएगा, एक तरफ आप भगोड़े बन रहे हो। तो भागने वालों के साथ इतिहास साक्षी है कि भगोड़ों के साथ जनता नहीं खड़ी होती, जनता खड़ी होती है योद्धाओं के साथ, भले वो जीते हों भले वो हारे हों। 2022 का चुनाव आ रहा है, कहीं ना कहीं आप उपलब्धियों के सारे जनता के बीच में जाएंगे। किन उपलब्धियों के सारे आप जनता के बीच में जाएंगे और जनता आपको क्यों चुनेगी? देखिए भाई, सबसे पहली उपलब्धि ये है कि मैंने एक कठिन सीट पर, जहाँ बड़ी संख्या में अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं और उनके अधिकांश वोट परंपरागत रूप से भाजपा को नहीं पड़ते हैं, उसके बावजूद मैंने तत्कालीन मुख्यमंत्री जो है राजनीति के बहुत एक जांबाज और बहुत ही गहरी पैठ रखने वाले नेता हैं हरीश रावत जी, उनको हराने का काम किया था। और उसके बाद पूरे जनता को उम्मीद थी मुझे मिनिस्टर बनाया जाएगा, मैं मंत्री भी नहीं बना, लेकिन उसके बावजूद मेरा मन कहीं छोटा नहीं हुआ, मैं कहीं हारा नहीं, कहीं थका नहीं, पूरी ऊर्जा के साथ, पूरे मन के साथ, पूरी युक्ति के साथ, पूरी कहाँ से क्या हो सकता है। अगर मुझे लगा कि भारत सरकार में अप्रोच करके मैं अपने हवाई अड्डा जो इंटरनेशनल बन रहा है इसको मैं पंतनगर में ही रोक सकता हूँ और इससे 2200 करोड़ का इन्वेस्ट होगा और एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनेगा मेरे क्षेत्र में, तो आपने देखा होगा कि मैं उसको लेकर डट के लड़ा और मैं उसको जिद करके यहाँ रोक पाया, जबकि उसको ले जाने के लिए बहुत वो लगे हुए थे। ऐसे ही ये मेडिकल कॉलेज को देख लें आप, ये एक बहुत बड़ी तराई को एक चीज़ मिली, मेरे संघर्ष से मिली है। ऐसे आप देखें किच्छा में बहुत दिनों से एक डिग्री कॉलेज की आवश्यकता महसूस की जा रही थी और मैंने मुख्यमंत्री से घोषणा भी कराई थी कि इसमें एक डिग्री कॉलेज में दें, लेकिन बजट की दिक्कत थी। तो मैं भारत सरकार के पास पहुँच करके मैं प्रधानमंत्री जी ने जो कुल 32 डिग्री कॉलेज अगर पूरे देश में दिए तो उसमें से एक आदर्श राजकीय महाविद्यालय मॉडल डिग्री कॉलेज किच्छा को मिला। मामूली बात नहीं है, उत्तराखंड को केवल 2 मिले थे। तो मैं ये कह सकता हूँ कि चाहे वो रपटा का पुल हो जो गोला बनाने की बात हो, या हमारी बड़ी सड़कें हों 10-10 किलोमीटर 15-15 किलोमीटर बड़ी सड़कें, ऐसी मैंने 10 सड़कें बनाई हैं क्षेत्र में, कम से कम 150-200 किलोमीटर सड़कें बना डाली हैं मैंने क्षेत्र में, पुल बनाए हैं। नगर पालिकाएँ हमारे 3 मैं कैबिनेट से पास कर चुका हूँ, उसकी घोषणा होने जा रही है लालपुर और सिरौली और नगला पंतनगर को। तो हर क्षेत्र में मैंने चिंता की है, डॉक्टर लाना हो, फिजिशियन लाना हो, गायनिकोलॉजिस्ट नहीं थी वहाँ उसको लाना हो, शांतिपुर में डॉक्टर लाना हो, नारायणपुर में डॉक्टर लाना हो, किच्छा के अस्पताल में डॉक्टर को लाना हो, या
आपके नगर पालिका का विस्तार करना हो, क्षेत्रों का, किच्छा का, उसके विस्तार का प्रश्न, उसको बड़ा बनाने का काम हो, तो मैंने बुनियादी चीज़ों पे नज़र रखी। और मैंने, चाहे हमारे स्कूलों का उच्चीकरण हो, आप देखेंगे मैं कनकपुर में जहाँ मज़दूरों के बच्चे पढ़ते हैं, आप चल के देखें मैंने कितना सुंदर बनाया उसको, बहुत अच्छी बिल्डिंग बनाई है और इंटर कॉलेज बनाया है। ऐसी जो किच्छा का GGIC है, बल्कि वहाँ तो 70% अल्पसंख्यक समुदाय की बच्चियाँ पढ़ती हैं, लेकिन वहाँ कमरे नहीं थे, मैंने वहाँ 8 कमरे, बड़ा हॉल पास किया। ऐसे ही मैंने भंगा में इंटर कॉलेज बनाया है। ऐसी क्षेत्र में तमाम स्कूलों को उच्चीकरण कराया है, 5th जो हाई स्कूल। मेरा फोकस था कि मैं शिक्षा और स्वास्थ्य, इस 2 पे फोकस करूं, और मुझे खुशी है कि 2 काम कर पाया हूं। और अभी इस वर्ष, अभी 2-3 महीने के अंदर अंदर जो ड्रीम प्रोजेक्ट है हमारा, जो किच्छा के बीचों बीच शहर से जो वो नाला बहता है, उसको कवर करके जो सड़क बनाने का काम था, उसके फर्स्ट फेज़ का पैसा मिल चुका था, यूटिलिटी शिफ्टिंग का। अब सेकंड फेज़ का पैसा मुझे अभी 10-15 दिन के अंदर मिलने जा रहा है, और जब वो काम हो जाएगा तो लोगों को अलग दिखाई देगा। आपने पढ़ा होगा कि 10 करोड़ से हम किच्छा का बस अड्डा भी हम बाईपास पर ले जाके बहुत बढ़िया बना रहे हैं, और जहाँ पुराना बस अड्डा है वहाँ हम शहर की पार्किंग बना रहे हैं। तो अब मतलब मैंने शहर की एक बुनियाद भी रखने का काम किया है। पिछले 30-40 सालों से, 50 सालों से जो किच्छा उपेक्षित था, जो तराई का सबसे पुराना शहर था, लेकिन उपेक्षित था पुरानी तहसील होने के बावजूद, उसके हक कैसे मिलें, वहाँ कैसे प्रधानाधिकारी कार्यालय स्थापित हो, वहाँ कैसे म्युनिसिपल कोर्ट स्थापित हो, वहाँ कैसे एक मिनी स्टेडियम स्थापित हो, 25 एकड़ का हम एक स्टेडियम बना रहे हैं वहाँ, कैसे वहाँ पर हम सारे ऑफिसेज़ को एक ही जगह बनाने के लिए 80 एकड़ ज़मीन हम सरकार से दिला रहे हों, ये काम भी किए, और दूसरे गली कूचे तक सड़कें बनाने का काम भी किया है। तो मुझे लगता है इससे बड़ी बात यह है कि इन कामों के साथ साथ मैं लगातार निरंतर जनता के सुख दुख में खड़ा रहा। जो लोग 38,000 वोट लेकर यहाँ से गए, वो किच्छा वालों का हाल पूछने नहीं आए, एक आध बार फॉर्मेलिटी में आ गए, लेकिन मैं चाहे जो भी स्थिति रही, आपने खुद ही कहा है कि मैं PPE किट पहन के पहुंचा, तो कहीं ना कहीं मैंने इसकी चिंता की और लगातार जनता के बीच रहा। तो मुझे लगता है कि इन सब बातों को जनता कहीं ना कहीं ध्यान में रखती है, और जनता ये चाहती है कि जिसको उसने चुना है वो कम से कम हर घड़ी में, चाहे सुख हो चाहे दुख, उनके साथ खड़ा रहे, और वो काम मैं कंधे से कंधा मिलाकर कर रहा हूँ। ये थे हमारे साथ विधायक राजेश शुक्ला जी, जिन्होंने बेबाक तरीके से हम लोगों से बात करी, और साफ तौर से उन्होंने कहा कि उपलब्धि और विकास कार्यों के सारे जनता के बीच में जाएंगे, और जनता कहीं ना कहीं फिर से उन्हें चुनेगी। अपने सहयोगी रजत के साथ भरत शाह, वसुंधरा दीप।